नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि और गौरव भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से। यूपी के झांसी से सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। आज यहां मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी में दहाड़ मारता सैलाब, जल प्रलय का खतरा। ये तस्वीर है झांसी की, जहां आसमान से आफत बरस रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। झांसी में बेतवा समेत 5 नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि पारीछा बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जहां से 1.27 लाख क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया। धसान नदी में तेज बहाव के चलते पहाड़ी और लहुचरा बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। पारीछा बांध की तरह माता टीला बांध भी लबालब है, जिसके कारण यहां से 74,928 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं सुकमा डैम से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी की निकासी के कारण निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। इधर झांसी में दोस्तों संग पिकनिक मनाने गए एक युवक को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त वो बांध की सीढ़ियों से फिसल गया और तेज बहाव में बहता चला गया। युवक की मौत हो गई। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक बेतवा नदी में डूब गया। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मृतक धर्मेंद्र ने पानी में खड़े होकर सेल्फी ली, वीडियो भी बनाया। इसके करीब 10 मिनट बाद पैर फिसल जाने से वो गहरे पानी में डूब गया। देखते ही देखते वो पानी में बह गया। उसे तैरना आता था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण वो खुद को बचा नहीं सका। धर्मेंद्र को डूबते देख दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण किसी की भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। सूचना मिलने पर बबीना थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और 3 गोताखोरों के जरिए उसके लिए तलाशी अभियान चलाया। तब कई घंटों बाद उसका शव मिला। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सभी नदियां और बांध खतरे के निशान के ऊपर हैं, इसलिए उनके पास न जाएं। वहीं इसे लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। बुंदेलखंड में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगातार हुई बारिश के बाद इंदिरा सागर डैम के गेट खोल दिए गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के कारण नर्मदा नदी के बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर डैम के 12 और ओमकारेश्वर डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। बांधों से पानी छोड़ने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों बांधों के गेट खोले जाने के बाद जिला प्रशासन ने निचले क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। ओमकारेश्वर और मोरटक्का में बने घाट लगभग जलमग्न हो गए हैं। इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध से पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नर्मदा के कछार में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो बांध के गेटों की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है और बाकी बचे गेट भी एक एक कर खोले जा सकते हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए, जिनमें से 10 गेट आधा मीटर और 2 गेट 1 मीटर तक खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर बांध में 20 गेट हैं, जिनमें से 12 खुल चुके हैं, जबकि ओमकारेश्वर बांध के 23 में से 9 गेट खोले जा चुके हैं। नर्मदा घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से बरगी बांध के गेट पहले ही खोले जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर में बारगी डैम के 15 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वीडियो जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का है, जहां अब डैम के 8 और गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब बांध के 15 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले बरगी बांध के 7 गेट खोले गए थे। गेट खुलने के बाद पानी छोड़ने की मात्रा भी बढ़ गई है। इसके लिए हर गेट को करीब 1.5 मीटर औसत ऊंचाई तक खोला गया है। डैम के 21 में से 15 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से पानी निकासी बढ़ाने से नर्मदा का जलस्तर भी करीब 10 फीट बढ़ गया है। डैम प्रबंधन ने पहले ही सूचना जारी कर दी थी, जिससे गेट खोलने के पूर्व ही संबंधित थानों की पुलिस ने तटों पर मुनादी कराकर लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया था।
बरगी डैम प्रबंधन के मुताबिक डिंडोरी, मंडला सहित कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इसे देखते हुए गेटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। डैम मैनुअल के मुताबिक 31 जुलाई तक जलस्तर 417 मीटर तक बनाए रखना प्रस्तावित है। इधर मध्य प्रदेश के डिडोरी में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन हालात की निगरानी कर रहा है। सैलाब की मार से बेहाल ये मध्य प्रदेश का गुना है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण पमोरी इलाके में अकोड़ा, मंगरोड़ा, धनवाड़ी जैसी नदियां उफान पर हैं। पानी की धार मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर है और लोग आने वाले खतरे की आहट से सहमे हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए, सैलाब ने घर की दहलीज को लांघकर चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। घर की रसोई में घुटनों तक पानी भरा है। गृहस्थी का सामान पूरी तरह खराब हो गया है। अब खेतों का हाल देखिए, जहां किसानों की फसलें लहलहा रही थीं, वहां चारों तरफ पानी ही पानी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। पुल पुलिया का भी सड़कों जैसा हाल है। इसके कारण लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। वहीं नदियों के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में ही तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा नदी में आई बाढ़ में घाट और मंदिर डूब गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पूरी जो सिचुएशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। होमगार्ड, SDRF सब हाई अलर्ट पे हैं। प्रशासन भी अलर्ट पे है। आज की स्थिति में टोटल कट ऑफ नहीं हुआ है। कई रास्ते बंद हैं, लेकिन अभी भी सब गांव से संपर्क है। अगर टोटल कट ऑफ की स्थिति बनती है तो उसकी भी तैयारी है। तो बस अब मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी के घाट और मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं। इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों से बाढ़ग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक पुल पिछले 6 साल से निर्माणाधीन है। ऐसे में इलाके के स्कूली बच्चे खतरनाक तरीके से आवाजाही करने को मजबूर हैं। अपनी बिटिया को कंधा पर बाढ़ बारिश के बीच स्कूली बच्चों का स्कूल जाना कितना खतरनाक हो गया है, इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। वीडियो नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील का है, जहां इमलिया जायाथारी गांव को जोड़ने वाला पुल पिछले 6 सालों से अधूरा पड़ा है। 6 सालों से जिस धीमी रफ्तार से पुल का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर ये पता पाना मुश्किल है कि इस पुल का निर्माण आखिर कब पूरा होगा। ऐसे में स्कूली बच्चों को आधा सफर उफनती शक्कर नदी में उतरकर तय करना पड़ता है। अधिकतर छोटे बच्चों के अभिभावक उन्हें लेने के लिए आते हैं और अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराकर पुल के पास लगी सीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के अभिभावक उन्हें लेने के लिए नहीं आ पाते, वो खुद ही नदी के पानी में उतरकर नदी को पार करते हैं। ये हालात पिछले 6 सालों से बने हुए हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले 6 सालों से नदी पर बन रहे पुल का काम रुका हुआ है। अधूरे बने पुल के चलते स्थानीय लोग इस खतरनाक सफर को करने के लिए मजबूर हैं। जब नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, तब आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में नदी से आवाजाही नहीं कर पाते और स्कूल जाना बंद हो जाता है। ये एक गंभीर समस्या है जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की एक सड़क इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है सड़क का बार बार धंस जाना। हाल ही में सड़क का निर्माण हुआ है। आखिर ये सड़क कहां है, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां चेतकपुरी की इस रोड पर एक बार फिर सभी की निगाहें हैं। हाल ही में चेतकपुरी की इस सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन ये धंस गई है। ऐसा एक बार होता तो समझ आता, लेकिन ऐसा कुछ हफ्तों में दूसरी बार हुआ है। लगातार सड़क धंसने की इन घटनाओं ने सड़क निर्माण के कार्य पर सवाल उठा दिए हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने से रोड पर आवाजाही थम गई है। अब सड़क पर बने इस गड्ढे को भरने का काम जारी है। जिस वक्त सड़क धंसी, उस वक्त एक ऑटो वहां से गुजर रहा था, जो इस गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गया।
सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और गड्ढे को भरने का फरमान जारी कर दिया। करीब 2 हफ्ते पहले भी सड़क का एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। बाद में एक तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट में निर्माण कार्य में लापरवाही की बात सामने आई थी और अब एक बार फिर सड़क धंस गई है। जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में दूसरी बार ये सड़क धंसी है, उसे देखते हुए लोगों को अब यहाँ से आवाजाही करने में डर लगने लगा है। ऐसे में लोग इस सड़क पर आवाजाही रोकने की मांग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश से दारणा बांध डैम लबालब भर गया है। बांध के कई गेट खोल दिए गए। गंभीर हालत को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वीडियो महाराष्ट्र के नासिक के दारणा डैम का है, जहां तेज बारिश के बाद डैम के कई गेट खोल दिए गए। आज सुबह से दारणा डैम से कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण इगतपुरी तहसील के ज्यादातर नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके बाद दारणा धरण में भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात से निपटने के लिए डैम प्रबंधन ने बांध के कई गेट खोल दिए हैं, जिससे पानी की निकासी हो सकी। डैम के गेट खुलने के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि दारणा नदी किनारे के आसपास के लोग अलर्ट रहें, नदी के पास न जाएं और मवेशियों, जरूरी वस्तुओं और मोटर पंपों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दें। नदी में जल प्रवाह और भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों को भी जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और झारखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जमशेदपुर में कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। वीडियो झारखंड के जमशेदपुर का है, जहां खरकई और स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमशेदपुर के निचले इलाकों के सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका भी नहीं मिला और कई घरों में लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है। जिला प्रशासन सभी को सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। हालात को देखते हुए लोग डरे हुए हैं। तो है कि अचानक से पानी आ जाए अगर, तो जो लो लैंड एरियाज है वहाँ पानी घुस जाने से लोगों का नुकसान और जान की भी हानि हो सकती है। जिला आपदा प्रबंधन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बारिश के कारण जमशेदपुर के अलावा प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों से संपर्क टूट गया है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 6 मीटर ऊपर बह रहा है। वहीं तेलंगाना के मुलुगु में इंजीनियरिंग के छात्रों को झरना देखने जाना महंगा पड़ गया। रास्ता भटकने के बाद पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने छात्रों को जंगल से सुरक्षित बचाया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा के पास मुलुगु जिले में झरना देखने गए एनआईटी वारंगल के 7 इंजीनियरिंग छात्रों को रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक एनआईटी वारंगल के 7 बीटेक के छात्र शनिवार सुबह वेंकटपुरम गए थे, जहां से वो इजाजत न होने के बावजूद मैथापुरम झरने को देखने गए। वापसी के दौरान ये सभी जंगल में रास्ता भटक गए और तेज बारिश में फंस गए। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब इन्हें रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने 100 नंबर पर फोन करके मदद मांगी। सूचना मिलते ही वेंकटपुरम पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। लोकेशन के आधार पर रेस्क्यू टीमों ने छात्रों को ढूंढ निकाला। पुलिस उन्हें एक विशेष गाड़ी से हनुमान कोंडा ले गई, जहां से सभी छात्र अपने संस्थान सुरक्षित लौट गए। जिला प्रशासन के मुताबिक मूसलाधार बारिश के कारण फिलहाल इलाके में लोगों को झरने के पास जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि नियमों का उल्लंघन कर कोई झरने के पास जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई देशों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। चीन के कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने कितना नुकसान पहुंचाया, अब आपको ये दिखाते हैं। 12 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद चीन के शांक्सी प्रांत में गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहती दिखी। सड़कों पर आया सैलाब सब कुछ अपने साथ बहाता ले गया। पुल के ऊपर से नदी का पानी बहता दिखा। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बहुमंजिला इमारतें बाढ़ की चपेट में आ गई। लगातार बारिश के चलते हालात ज्यादा बिगड़ गए।
अगला वीडियो भी चीन के शानक्सी प्रांत का है, जहां घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में बहती दिखी। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बहती गाड़ियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर पाया। खौफजदा कर देने वाला ये वीडियो चीन के हेबई शहर का है, जहां बारिश के बाद ऐसे हालात बन गए, सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि सड़कों पर मौजूद सभी गाड़ियां पानी में डूब गई। लगातार बारिश की वजह से पानी निकासी की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। यहां अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट है। अमेरिकी राज्यों के हालात भी बेहद खराब हैं। वीडियो न्यू मैक्सिको का है, जहां रुइदोसो इलाके के कई मकान बाढ़ की चपेट में आकर ढह गए। फ्लैश फ्लड की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई मकान पानी के साथ बहते दिखे। देखिए, बिहार से अहम खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। वोटर रिवीजन के बाद कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मृत, विस्थापित और विदेशी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं और इनकी संख्या 65 लाख बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वोटर रिवीजन के बाद बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 24 लाख बताई जा रही है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सबसे बड़ी बात यह कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके बारे में कोई और जानकारी जो चुनाव आयोग ने साझा की हो? बिल्कुल समीर, देखिए करीब 65 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम हटे हैं, और वो मतदाता वो हैं जो मृत हो गए हैं या फिर जो स्थायी रूप से विस्थापित हो गए, और या फिर उनके कई जगह पर इनरोल हुए थे नाम मतदाता के तौर पर, और अब उनको सिर्फ एक ही जगह मतदाता के तौर पर मतदान करने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 7.24 करोड़ जो प्रथम चरण है एसआईआर का, उसमें 91.69% जो मतदाता हैं वो इनरोल हो गए हैं, और अब सूची तैयार की जाएगी। 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक सभी लोगों के पास जो मतदाता सूची में छूट गए हैं, जैसे कि 20,000 से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जो अभी बीएलओस के पास नहीं पहुंचे थे, और वो नाम अभी शामिल करा सकते हैं 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। और इस दौरान कोई गलती से अगर छूट गया है तो वो अपील करके अपनी बात रख सकता है और सूची में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को नहीं शामिल किया गया या कोई आपत्ति थी तो वो भी अपील कर सकता है। और क्या कोई वोटर ऐसे भी थे पीयूष जिनके बारे में पता चला जो इस देश के रहने वाले नहीं थे और उनका नाम पहले लिस्ट में था, अब हटा दिया गया? बिल्कुल ऐसे मतदाता भी हैं। हालांकि जो सूची आई है अभी, जो रिलीज आई है चुनाव आयोग की, उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पहले चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि ऐसे भी मतदाता हैं बिहार में जो विदेशी थे और उन्हें एनरोल नहीं किया जा रहा है एसआईआर में, क्योंकि जो 11 दस्तावेज थे उनमें ये स्पष्ट होना जरूरी था कि व्यक्ति नागरिक है देश का या फिर नहीं है। और यही वजह थी कि आधार को और ईपीआईसी को और इसके अलावा राशन कार्ड जो दस्तावेज है उसको शामिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में जवाब मांगा था और चुनाव आयोग ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब स्पष्ट कर दिया था। शुक्रिया, शुक्रिया पीयूष आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। उत्तराखंड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। बेतहाशा भीड़, चीख पुकार, अफरा तफरी। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में बिजली के तार में करंट होने की अफवाह फैली और अचानक भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। इस अफरा तफरी में कई लोग फिसलकर गिर गए और बाकी श्रद्धालु उनके ऊपर चढ़ते चले गए। इस हादसे में 5 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 35 श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीचे से जीने वाला मार्ग है मंदिर की कुछ दूरी पे। इस पे श्रद्धालु लोग अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। दर्शन करने आ रहे थे और उधर से जो दर्शन करके लौट रहे थे वो आपस में भिड़ गए। उसमें कुछ लोग गिर गए तो उनको चोटें आई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय मंदिर में हजारों की संख्या में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश शुरू हुई। वहीं भगदड़ की इस घटना पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और हादसे पर दुख जताया। सरकार ने मृतकों के परिजनों के 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
और नोएडा में तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा नोएडा थाना सेक्टर 20 इलाके में हुआ। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसमें सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सदरपुर के रहने वाले गुल मोहम्मद एक साथी के साथ अपनी 5 साल की बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे चाइल्ड PGI अस्पताल में दिखाने जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों का नाम यश शर्मा और अभिषेक रावत है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी। जब कार ने स्कूटी को टक्कर मारी तो वो कुछ मीटर दूर तक फिसलती चली गई। और महाराष्ट्र के जलगांव से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता था। पहले दोस्ती और फिर जंगल में ले जाकर हत्या। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 महिलाओं की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल अमलनेर तहसील में जंगल में एक बोरी में महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि उसी जंगल में एक और महिला की खोपड़ी और कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन हत्याओं के बाद अभियुक्त ने एक और महिला की हत्या की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। इस दौरान अभियुक्त मौके से फरार हो गया। हत्यारा पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा था। इस बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जलगांव के सुमठाणे गांव के अनिल संडन शिव को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो अनिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक अनिल सिर्फ महिलाओं को टारगेट करता था और उसने जिन 2 महिलाओं की हत्या की उनमें एक गुजरात के सूरत की रहने वाली थी और वो घर से लंबे समय से लापता थी। महाराष्ट्र के बीड़ से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग को 3 बार अगवा किया गया। परिजन पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के शिरूर तालिका में एक नाबालिग को उसके घर के पास से अगवा कर हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया गया। मामले में सामने आया है कि लड़की का अपहरण तीसरी बार किया गया है। परिजन नाराज हैं और पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पिछले साल भी इसी तरह की 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए और ये तीसरी बार हुआ है। पीड़िता के मुताबिक वो घर के पीछे खड़ी थी, तभी 2 अज्ञात लोग उसके पास आए और उसके चेहरे पर कोई स्प्रे कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे घसीटते हुए पास के खेत में ले गए और उसके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान पीड़िता के साथ छेड़छाड़ भी की गई। शिरूर पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के माता पिता इस बार पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे अभियुक्तों को पकड़ा जाए और ऐसी घटना दोबारा ना हो। घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं बढ़ाती हैं। और महाराष्ट्र के लोनावाला में एक युवती से चलती कार में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के लोनावाला शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्थानीय युवती के साथ कार में बलात्कार किया गया। पीड़ित को लोनावाला इलाके में जबरन एक कार में बिठाया गया और कार को अलग अलग जगहों पर रोककर उसके साथ बलात्कार किया गया। अभियुक्तों ने युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसे सड़क के किनारे फेंककर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद लोनावाला पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले से जुड़े एक आरोपी को घटना के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 287/25 हा आज दुपारी दाखल करण्यात आलेला होता। एका मुलीवर 3 लोकांनी अत्याचार केल्याची FIR होती, परंतु त्याच्यात एक आरोपी निष्पन्न झालेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। तपास सध्या प्राथमिक अवस्थेत असल्यामुळे जास्ती माहिती देणं योग्य होणार नाही तपासाच्या दृष्टीने।
और मुंबई में एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर छापामारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नशीले पदार्थ, हुक्का सेट्स और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। महाराष्ट्र के पुणे में एक फ्लैट में हाउस पार्टी की आड़ में रेव पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। पुणे की क्राइम ब्रांच ने फ्लैट में छापामारी के दौरान कई नशीले पदार्थ जब्त किए। पुलिस ने छापामारी के बाद 5 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस रेव पार्टी में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता के दामाद भी शामिल थे, जिसे हिरासत में लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस रेव पार्टी कर रहे अभियुक्तों को अपने साथ ले जा रही है। पुणे पुलिस को सूचना मिली थी कि पुणे के पौष खराड़ी इलाके के एक फ्लैट में हाउस पार्टी के नाम पर रेव पार्टी चल रही है। खबर मिलते ही दल बल के साथ पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। पार्टी में नशे के पदार्थ, शराब और हुक्का का बड़े पैमाने पर सेवन हो रहा था। पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पार्टी को बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने इस पार्टी में मौजूद 3 महिलाएं और 2 पुरुष समेत 5 को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने नशीले पदार्थ, हुक्का सेट्स और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की हैं। हिरासत में लिए गए सभी लोगों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हथियार तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अमृतसर पुलिस ने 5 ऐसे हथियार और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संबंध थे। ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों ने भी पंजाब पुलिस का साथ दिया। संयुक्त अभियान में जिस हथियार तस्करी गिरोह को पकड़ा गया उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई संचालित कर रही थी। ये सभी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी नवदीप सिंह उर्फ नव पंडोरी को हथियारों की ये खेप सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने जोबनजीत सिंह, गोरा सिंह, जसप्रीत सिंह उर्फ मोटू, सन्नी सिंह और शहनशाह सिंह उर्फ शालू नाम के अभियुक्तों को पकड़ा है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के पास से एक के राइफल, 2 मैगजीन, 2 9mm ग्लॉक पिस्टल, 4 मैगजीन AK राइफल के 90 जिंदा कारतूस, 7.5 लाख रुपए नकद, 1 कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घरिंडा थाना पुलिस ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पुलिस दोनों मामलों में शामिल दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बिहार के नवादा में अपराधियों ने एक कारोबारी पर कई राउंड फायरिंग की। बाइक सवार 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में दुकानदार घायल हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बेखौफ अपराधी यहां लूटपाट की वारदात को अंजाम देने आए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 बाइक सवार बदमाश यहां पहुंचते हैं और एक एक कर दुकान में दाखिल होते हैं। दुकानदार से कुछ बहस होती है। उसके बाद बदमाश गुस्से में पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। अपराधियों की गोली से व्यवसायी जख्मी हो गए। पिस्तौल निकाल करके जो उसी कोना के पास में फायरिंग करा तो मेरे सर के पास से। कितने गाड़ी से थे वो? 2 गाड़ी से था। कितना लड़का? 6 लड़का। वहीं एनडीए के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। और देहरादून पुलिस ने एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चंगुल से 2 युवतियों को भी बरामद किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण के शिकार इन दोनों युवतियों को पुलिस ने उत्तराखंड से बरामद किया है। इन युवतियों को धर्मांतरण गिरोह के चंगुल से बाहर निकाला गया है। गिरोह में शामिल मौलवी युवतियों को ऑनलाइन इस्लाम की तालीम देकर ब्रेन वॉश कर रहे थे। इन युवतियों का धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम नाम रखा गया। धर्म परिवर्तन के बाद इन दोनों लड़कियों का मुस्लिम युवकों से निकाह की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। धर्मांतरण के इस गिरोह का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन सामने आया है। जब केस की डेट में और चीजें निकाली गई तो उसमें कन्वर्टेड है जो सुमैया जिसका भी धर्मांतरण और था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया, उसके कागज तैयार कर लिए गए। तो वो यहाँ पर एक युवाओं का केस से पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए पेश करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी
जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट में भी काफी सारे पैसों का जो है ट्रांजेक्शन कराया गया। तो यहाँ से इंडिया के अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुंचा। और धर्म परिवर्तन पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने धर्मांतरण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आने के बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमेशा विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप वनराजा से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। रामजी लाल सुमन का बयान उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में धर्मांतरण गैंग चलाने वाला छांगुर की गिरफ्तारी कर उसके कनेक्शन को उजागर किया है। पुलिस ने छांगुर के काले साम्राज्य का चिट्ठा खोल दिया है। एक तरफ पुलिस अभियुक्तों पर शिकंजा कसती जा रही है, वैसे में रामजी लाल सुमन के इस बयान ने राजनीति को हवा दे दी है। पीएम मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिराई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पीएम ने क्या कहा, सुनिए। दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैया राजा का संगीत, उद्वार का मंत्रोच्चार, वाकई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आत्मा को भाव विभोर कर देता है। सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। और उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर 13 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे और गले मिलकर भाई को बधाई दी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश आई है। क्या अब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलेंगे? ये गाना भी खास था और मौका भी खास। इस मौके पर 13 साल बाद एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला ठाकरे के साथ मातोश्री पहुंची। राज ठाकरे ने लाल रंग का गुलाल के फूलों का गुच्छा उद्धव ठाकरे को भेंट किया। दोनों भाई मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले मिले। बाला साहेब ठाकरे के फोटो के सामने खड़े होकर दोनों भाइयों ने तस्वीर खिंचवाई। खबर ये भी है कि दोनों भाइयों की गुप्त चर्चा भी हुई। सुखदायी बात है, बहुत ही ऊर्जा देने वाली बात है, एक विश्वास देने वाली बात है कि जिस ढंग से लोग अनुमान लगाते रहते, बैठते रहते हो, तो आज तो आदरणीय राज साहब ने वही पवित्र मातोश्री में अपने पैर फिर दोबारा रखे और उस ऐसे शुभ दिन जिस दिन आदरणीय उद्धव जी साहब का जन्मदिन है। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर यादव ने कहा कि दोनों के एक साथ आने से सियासी समीकरण बदलेंगे। तो आज दो नेता एक साथ में आने के कारण पूरा मराठी डिवीजन खत्म हो गया और मराठी लोगों को खुशी हो गई। और उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे के मातोश्री पहुंचने पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोश भी है। क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, आइए आपको सुनवाते हैं। ने राज ठाकरे से मुलाकात की, दोनों भाई एक महीने में दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं, क्या दोनों भाई साथ आएंगे? दोनों भाई साथ आ चुके हैं। ये मीडिया के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए और इससे ज़्यादा आनंद महाराष्ट्र को नहीं हो सकता है कि ठाकरे परिवार एक साथ हो गए।
बहुत खुशी की बात है, ये आना चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तो मराठी आदमी आगे नहीं जाएगा। जब तक दोनों साथ है तो मराठी। आप बताएं, बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ेंगे क्या? बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ने का लढना चाहिए, लढायलाच पाहिजे, कारण त्याशिवाय आता पर्याय नाही। आप बताएं, दोनों भाई साथ में दिख रहे हैं, दूसरी बार ऐसा हुआ है। उनका जन्मदिन है, उस पहली बार जब हुआ तो मराठी मेला हुआ था, विजयी मेला हुआ, और आज जो है उनकी शुभकामना भाई को देने हैं, उनका बर्थडे है। फायदा तो फायदा ही है महाराष्ट्र में। जरूर आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे। उधर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर टीटी से मारपीट का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग टीटी के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एक शख्स को चारों तरफ से घेरकर कुछ लोग पीट रहे हैं। किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है तो कोई उस पर घूंसे बरसा रहा है। पैसेंजर मिलकर सारे मारे, आसपास कुछ और लोग भी खड़े हैं जो झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है। यात्रियों की ये भीड़ जिस शख्स की पिटाई कर रही है वो रेलवे का टीटी है। इस शख्स को देखिए कैसे बाल पकड़कर पीटा जा रहा है। कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके आसपास खड़े इन लोगों को देखिए कैसे टीटी को दबोच रखा है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लड़कों का यह ग्रुप सूरत से मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन के महिला कोच में जबरन चढ़ गया था। टीटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पहले उनकी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। गुस्साए यात्रियों ने टीटी को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पकड़ लिया और पिटाई करने लगे। कई लोगों ने मिलकर टीटी को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि जिन यात्रियों के साथ टीटी का विवाद हुआ था वो राजगढ़ से छपरा की ओर जा रहे थे। और यूपी की राजधानी लखनऊ से पकड़ी गई एक गाड़ी इन दिनों सुर्खियों में है। क्यों इस गाड़ी को पकड़ा गया और इस गाड़ी से बरामद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान पुलिस की नजर इस कार पर पड़ी जिस पर एक विधायक का स्टिकर लगा था। कार के ऊपर बीजेपी का झंडा भी था। जब कार चला रहे युवक को पुलिस ने रोका और पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने बताया कि विधायक का स्टिकर उसके पिता ने कार पर लगवाया है। जब युवक से पूछा गया कि क्या उसके पिता विधायक हैं तो उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता पेशे से एक डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिसकर्मियों ने कार के अंदर जांच करने का फैसला किया। तब तलाशी के दौरान कार में से एक हूटर भी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार को तुरंत सीज कर दिया। पूरा भावताल मेंटेन किया घूम रहे हो। हूटर मिलने से पुलिस को शक है कि कहीं कार का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए तो नहीं होता था। ऐसे में पूरे मामले की जांच पड़ताल तक कार को सीज करने का फैसला किया गया। अभी तक की जांच में यह पता नहीं चल पाया है कि विधायक का स्टिकर कहां से हासिल किया गया था। फिलहाल गाड़ी के दस्तावेज को जब्त कर लिया गया। और अब आपको नवी मुंबई का एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे लोगों पर एक्शन की मांग की जा रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सड़कों पर खतरनाक स्टंट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा करते हुए ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ऐसी एक और वीडियो महाराष्ट्र से सामने आए जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है, जहां दीघा रोड पर रात करीब 2 बजे एक ऑटो पर एक युवक पीछे खड़ा होकर सफर कर रहा था। इस बीच आसपास से गुजर रही गाड़ियों पर लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर भी खतरनाक तरीके से अपनी सीट के नीचे घुसकर ऑटो चला रहा था। ऑटो के अंदर कई लोग बैठे हुए थे। माना जा रहा है कि जब ऑटो के अंदर जगह नहीं बची तो ये युवक ऑटो के बाहर लटककर सफर करने लगा। ऑटो में मौजूद सभी लोग एक दूसरे के जानकार बताए जा रहे हैं। ये सभी दीघा गांव के रहने वाले हैं। चश्मदीदों का दावा है कि सभी युवक नशे में थे और आसपास से गुजर रहे लोगों पर चिल्ला रहे थे। वीडियो में ऑटो रिक्शा का नंबर भी दिख रहा है। वीडियो के आधार पर ऑटो की पहचान करके ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और महाराष्ट्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसा धुले जिले के मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ, जहां शिरपुर के पलासनेर के पास देखिए कैसे एक ट्रॉली आगे चल रही ट्रक को जोरदार टक्कर मार देती है और ट्रक को खदेड़ते हुए आगे ले जाती है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का यह सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। आपको वीडियो शुरुआत से दिखाते हैं।
हाईवे से दो ट्रक अगल बगल से गुजर रहे होते हैं। इस बीच पीछे से सेब से लदी हुई एक तेज रफ्तार ट्रॉली आ रही होती है, जिसे आगे निकलने के लिए सड़क पर रास्ता नहीं मिलता और ट्रॉली आगे निकलने की कोशिश में सामने चल रहे ट्रक से जा टकराती है। टक्कर के बाद भी ट्रॉली नहीं रुकती और ट्रक को घसीटते हुए दूर ले जाती है। कुछ दूरी पर जाकर ट्रक और ट्रॉली दोनों सड़क किनारे पलट जाते हैं। हादसा पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच जाती है। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली में लदा सेब सड़क पर बिखर जाता है। हादसे में ट्रक और ट्रॉली चालक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गनीमत रही कि आसपास के लोग हादसे की चपेट में नहीं आए। और मध्य प्रदेश के सीधी में प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जिसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है वो तस्वीर, इस रिपोर्ट में देखिए। आज मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सीधी सीट से बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा दावा कर रहे थे, अगर बीमार लाचार लोगों के लिए जरूरत हुई तो हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इस आदिवासी गर्भवती महिला के लिए हेलीकॉप्टर छोड़िए, एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। एम्बुलेंस गांव से 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी, इसलिए गांव के लोग मजबूरी में इसे रस्सी और खाट के सहारे अस्पताल ले जा रहे हैं। ये तस्वीर हर उस दावे की पोल खोल रही है जहां स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था सुधरने का दावा किया जाता है। इन लोगों के गांव तक न तो सड़क है, न ही कोई अस्पताल जहां इलाज हो सके। ऐसे में यहां के लोगों के पास अपने परिजनों को अस्पताल तक पहुंचाने यही तरीका बचा है। जब भी इस इलाके के लोग बीमार होते हैं, ऐसे ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने साल बाद भी इन गांवों तक वो बुनियादी सुविधाएं अब तक क्यों नहीं पहुंची जिनका ये हकदार है। क्या गांव वाले ऐसे ही मरीजों के इलाज के लिए जाते रहेंगे? आखिर ये तस्वीर कब और कैसे बदलेगी? और रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जम्मू डिवीजन के दीनानगर रेलवे स्टेशन पर देश का पहला डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। ये कैसे काम करता है, इससे यात्रियों को क्या लाभ होगा, देखते हैं TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीनानगर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटर लॉकिंग सिस्टम विद डायरेक्ट ड्राइव जो है वो इंस्टॉल किया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 मॉनिटर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इससे पहले मैकेनिकल जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो इंस्टॉल किया गया था और वो मैनुअली चलाया जाता था। लेकिन जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम विद डायरेक्ट ड्राइव है। यानी कि अब कोई भी ट्रेन जो है वो कभी भी ऐसा माना जा रहा है कि लेट नहीं होगी। किस तरीके से ये फ़ायदेमंद होने वाली है आम जनता के लिए जो ट्रेन में जाती है? सबसे पहले तो जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी है पहले से काफ़ी इन्हांस हुई है, क्योंकि पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थी, उसको ऑपरेट करने में, एक गाड़ी को पास करने में, और अगर क्रॉस होता है तो दूसरी गाड़ी को अगर हमने लेना तो उसमें मिनिमम हमें 15 मिनट लग जाते थे। लेकिन इसमें जो है वो जो हमारा सारा ऑपरेशन है वो विदिन 10 सेकंड में हो जाता है। कई बार हमने जो सेफ्टी है, सेफ्टी भी काफ़ी इसमें इन्हांस हुई है। तो पंक्चुअलिटी, सेफ्टी को देखते हुए ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। तुर्की के जंगलों में आग से हाहाकार मचा हुआ है। इस आग ने भारी तबाही मचाई है। ताजा हालात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। भीषण आग का ये वीडियो तुर्की के ओस्मान गाजी जिले का है, जहां आसपास के जंगलों में कई दिनों से आग लगी हुई। आग को बुझाने में प्रशासन जुटा है, लेकिन अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। आग इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि आसपास का बड़ा रिहायशी इलाका इसी जद में आ चुका है। देखिए कैसे लोग सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग से बचाने के लिए ले जाते दिखे। अधिकारी लगातार रिहायशी इलाकों को खाली कर रहे हैं। कुछ इलाकों में लोगों को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। किसी तरह से अपनी जान बचाकर लोग भागते दिखे। पिछले कई दिनों में जंगल में आग लगी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये आग जंगल का बड़ा इलाका खाक कर चुकी और अब रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रही। जंगल की आग में कई जानवरों की भी मारे जाने की खबर है। हेलीकॉप्टर के जरिए केमिकल का छिड़काव भी किया गया, लेकिन आग कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। हालात कब तक सामान्य हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। और अमेरिका के डेनवर में बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। विमान में सवार 173 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया।
अमेरिकन एयरलाइंस का यह विमान डेनवर से मियामी की उड़ान भरने के लिए तैयार था। एटीसी से विमान को टेक ऑफ करने की परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि विमान टेक ऑफ करता, उसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और विमान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पायलट ने टेक ऑफ रोक दिया। आग और धुआं के कारण विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से विमान से बाहर निकाला गया। विमान में क्रू मेंबर सहित 173 यात्री थे। यात्री और क्रू मेंबर अपनी जान बचाकर विमान से बाहर कूदने लगे। कुछ यात्री विमान के विंग पर खड़े हो गए, उन्हें भी वहां से बाहर निकाला गया। विमान में आग की खबरों से डेनवर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। फायर डिपार्टमेंट और इमरजेंसी सर्विसिंग ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पाया। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में लैंडिंग गियर की तकनीकी खराबी को आग का कारण माना जा रहा है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी सामने आएगी। और अब बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। पहाड़ हो या मैदान, बारिश से भारी तबाही मची है। झारखंड से लेकर ओडिशा तक, मध्य प्रदेश से केरल तक बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। नदियां उफान पर हैं, डैम में लबालब पानी भरा है, खेत, रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भी मौसम की मार से हाहाकार है। आपको देश और दुनिया की एक एक तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं। और कुदरत का ग्लोबल प्रकोप भी जारी है। चीन से लेकर यूरोप के कई देशों में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। जो एक तरफ तुर्की के जंगल आग से धधक रहे हैं। जुलाई में कुदरत दुनिया पर कैसा कहर ढा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। जुलाई के महीने में प्रकृति का प्रकोप चीन से लेकर अमेरिका तक बरस रहा है। धरती के किसी हिस्से में आसमान से बरसी बारिश बाढ़ की शक्ल में तबाही मचा रही है, तो कहीं भीषण गर्मी से जंगल धधक रहे हैं। ये चीन की तस्वीरें हैं, जहां के कई प्रांत बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मकान पानी में डूबे हैं, तो कारें खिलौने की तरह बह रही हैं। चीन में सबसे बुरे हालात शांक्सी प्रांत के हैं। यहां लैंडस्लाइड और बाढ़ की डबल मार पड़ी है। लैंडस्लाइड के चलते वूची काउंटी की सड़कों पर बाढ़ का पानी कीचड़ की शक्ल में बह रहा है। सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कई किलो वजनी गाड़ियां तिनके की तरफ बहती नजर आ रही है। शांक्सी की तरह ही हेबेई प्रांत की सड़कों पर भी सैलाब दहाड़ मार रहा है। हर गली चौराहे पर बाढ़ का कब्जा है। वीडियो में देखा जा सकता है, कहीं गाड़ियां छत तक डूबी हैं, तो कहीं पानी के साथ बहती चली जा रही हैं। चीन में आई बाढ़ की वजह अचानक हुई तेज बारिश है। हेबेई प्रांत में जहां एक घंटे में 126 mm बारिश हुई, वहीं शांक्सी प्रांत में 12 घंटे में 251 mm बारिश हुई, जिसकी वजह से नदियों ने अपना किनारा तोड़ दिया और पानी शहरों में घुस आया। चीन से करीब 8000 किलोमीटर दूर स्पेन के भी हालात ऐसे ही हैं। यहां भी आसमान से बरसी बारिश बाढ़ की शक्ल में तबाही मचा रही है। स्पेन के अल्बशेटे शहर में जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब तूफान मार रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है, सड़क पर सैलाब बह रहा है, जिसमें एक कार सवार फंसा है। वो किसी तरह कार को आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की ताकत के सामने कई हॉर्स पावर की कार दम तोड़ रही है। This is why everybody was going slow.